Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the first lecture of this new chapter, Mechanical Properties of Solids. तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाय लर्निंग अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ मटीरियल। तो बच्चों अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल की बात करें तो हम लोग सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जो मैटर है ना, वो किन से बना होता है? मॉलिक्यूल्स और एटम से बना होता है। अब अगर एटम की भी बात करें तो वो किन से बना होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से, है ना। अब न्यूक्लियस जो है वो क्या क्या चीजें रखता है अपने अंदर? न्यूक्लियस के पास होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इनको हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। अब जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस का ये जो शेप है ये किस वजह से ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस, है ना। ये बांध करके रखते हैं एक दूसरे को, ठीक है। वरना तो क्या होता, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते और ये दोनों कभी भी एक साथ इस तरीके से बंद करके नहीं रह पाते न्यूक्लियस के अंदर, है ना। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करता है, क्योंकि उनका चार्ज सेम होता है। दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। The forces between different atoms are responsible for the structure of a molecule, and the forces between the molecules are responsible for the structure of the material as seen by us. चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि दो एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में जिस तरीके से फोर्सेस एक्ट करते हैं उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ना हमारे को एक ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ एक्चुअली किसके बीच में बनाया हुआ है वो मैं दिखा देता हूं। जैसे कि एक एटम है ना, एटम 1, और यहां पर है मान लीजिए एटम 2। तो यहां पर ये जो दो एटम्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि सेपरेशन कितना है? सेपरेशन मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में है r के बराबर, ठीक है। तो उस केस में जो है ना, उस केस में किस तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं इनके बीच में, वो हम लोग यहां पर शो करेंगे। ये जो एफ आर एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया हुआ है ना, जो डॉटेड लाइन से यहाँ पर बनाया हुआ है डॉटेड तरीके से। और जो यहाँ पर सॉलिड ग्राफ है वो एक्चुअली है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की, है ना। जब दो एटम इस तरीके से पास पास में है या फिर उनके बीच में मान लीजिए जब सेपरेशन स्मॉल आर है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है। जैसे जैसे हम लोग स्मॉल आर को वेरी करेंगे तो उसका ग्राफ यहाँ पर शो करा गया है। तो देखिए बच्चों, वही यहाँ पर लिखा है, द फोर्स बिटवीन टू एटम्स can be typically represented by the potential energy curve shown in figure. The horizontal axis, जैसा मैंने आपको बताया था, वो क्या बताएगी? वो बताएगी separation between the atoms. The zero of potential energy is taken when the atoms are widely separated. ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, है ना, वहां पर जिस तरीके से हम लोगों ने क्या माना था कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो कब है? जब दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? इनफाइनाइट है। तो वैसा ही इनके केस में भी होता है ना, दो एटम के बीच में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, दो एटम की वजह से जो सिस्टम बना उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम लोग जीरो कब मानते हैं? जब ये दोनों एटम्स क्या हो? इफ दे आर वाइडली सेपरेटेड, मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो आइए उसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं उस ग्राफ को, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, अगर सबसे पहले मैं यू, है ना, मतलब ये जो सॉलिड ग्राफ है इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जब दोनों के बीच में सेपरेशन कैसा है? इनफाइनाइट है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आर की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसको टेंड कर रही है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो जीरो को अप्रोच कर रही है। क्लियर ये बात? अब आप देखिए कि बहुत दूर जब दोनों एटम्स है तो भी सिस्टम की एनर्जी क्या है? जीरो है ना। अब जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब आर की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो गई, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी देखिए कहाँ भागा जा रहा है ना, ये बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दो एटम कंफर्टेबल नहीं है जब वो दोनों क्या है? बहुत ज्यादा पास में, और तब भी कंफर्टेबल नहीं है जब ये दोनों क्या है? बहुत ज्यादा दूर है ना। ये ज्यादा कंफर्टेबल कब है? जब इनके बीच में एक खास सेपरेशन है आर नॉट। देख पा रहे हैं
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल है, और पोटेंशियल एनर्जी इनकी जीरो है जब सिस्टम कैसा है, वाइडली सेपरेटेड है। तो उससे भी एक बेटर कंडीशन कब है, जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाए, आर नॉट हो जाए। और उस केस में आप देख पा रहे हैं बच्चों की पोटेंशियल एनर्जी ना जीरो है ना इन्फिनिटी है, कितनी है, नेगेटिव है ना। ये जो पॉइंट है ये हमारे को बता रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम है। तो बच्चों इस इक्विलिब्रियम है ना, ये इसे मैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, माइनस du/dr होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्लोप जीरो है, जिस वजह से यहाँ पर जो इंटरेक्शन फोर्स है वो कैसा है, जीरो है। मतलब इस वजह से ये जो सेपरेशन है ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन है। क्लियर है। तो दो एटम्स क्या चाहते हैं कि आर नॉट डिस्टेंस पर रहे। क्लियर है। अब जब सेपरेशन बढ़ेगा, मान लीजिए कि आर नॉट से सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर स्लोप देखूं है ना, जैसे ही आर नॉट से ये बढ़ रही वैल्यू, तो स्लोप देखूं यहाँ पर, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फोर्स नेगेटिव होगा। और नेगेटिव है ना, एफ नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा है, एफ नेगेटिव होने का मतलब हुआ फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। क्लियर है ये बात। तो अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये चाहता है अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करके रखना, कम करके रखना। तो इस वजह से जब दोनों एटम्स इस आर नॉट डिस्टेंस पर खुशहाल थे, तो अब अगर इनके बीच का सेपरेशन कोई बढ़ाना चाहेगा तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ताकि वो वापस इस पसंदीदा सेपरेशन पर पहुंच पाए। उसी तरीके से आप देखिए कि आर नॉट से अगर सेपरेशन कम किया जाए तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि स्लोप कैसा है, यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने पर फोर्स कैसा आ जाएगा, फोर्स आप देखिए पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब हो गया फोर्स का नेचर यहाँ पर रिपल्सिव हो गया, है ना। क्योंकि वो खुश थे आर नॉट सेपरेशन पर, इससे ज्यादा पास वो नहीं आना चाह रहे थे। जहां इससे ज्यादा पास है फिर से वो दोनों अनकंफर्टेबल हो गए। ठीक है। तो वापस से चाह रहे नहीं इतना पास भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा दूरी रहते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को वापस से रिपेल करना चाहेंगे। अगर आप जबरदस्ती उन दोनों एटम्स को पकड़ करके ना क्या करेंगे, पास लाना चाहेंगे, तो दोनों बोलेंगे नहीं हम लोग थोड़े से दूर ही ठीक है ना, आर नॉट पे हमें रहने दो। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आर नॉट है ना, ये जो आर नॉट पोजिशन है बच्चों, ये कैसी पोजिशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजिशन है। क्योंकि यहां पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत भी इसे है ना, अगर आप सेपरेशन बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो वापस से आर नॉट सेपरेशन पर ही आना चाह रहा है। इसलिए आर नॉट कैसा इक्विलिब्रियम है, आर नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजिशन हो गया। तो इस वजह से बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो डॉटेड ग्राफ है ना, ये फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ आर का ग्राफ है, जो कि यू एज अ फंक्शन ऑफ आर के ग्राफ को देख करके बनाया गया है। जितने पोर्शन तक स्लोप जो है वो कैसा था, नेगेटिव था, जैसे कि आर इक्वल टू 0 से लेकर के आर इक्वल टू आर नॉट तक आप देख पा रहे हैं कि स्लोप कैसा है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है कि नहीं। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर स्लोप नेगेटिव है, मतलब du/dr नेगेटिव हो गया, तो वहां पर फोर्स को ऑब्वियस है कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है वो 0 से लेकर के आर नॉट तक कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, वो रिपल्सिव है ना। तो शुरुआत में हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्स का नेचर कैसा है, रिपल्सिव है। ठीक है। वो उसे दूर भेजना चाह रहे हैं तब तक जब तक कि सेपरेशन क्या ना हो जाए, आर नॉट ना हो जाए। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें आर नॉट से आगे की, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्लोप हर जगह कैसा है, पॉजिटिव है ना, स्लोप हर जगह पॉजिटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, du/dr पॉजिटिव, मतलब f कैसा हो गया, नेगेटिव। मतलब अब यहाँ पर जो फोर्स है उसका नेचर कैसा हो गया, f नेगेटिव होने का मतलब हो गया यहाँ पर अट्रैक्टिव, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि फोर्स कैसा है, पूरे टाइम नेगेटिव है, और नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, अट्रैक्टिव हो गया। फोर्स के बारे में एक और मजेदार चीज आप देखिए कि फोर्स का ग्राफ नीचे की तरफ है ना, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसमें ऐसा ही बन सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए कि आर नॉट पर ये खुश है ना, आर नॉट पर कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, आर नॉट पर फोर्स 0 है। जब दोनों बहुत ज्यादा दूर हो गए, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, तब भी फोर्स 0 है। तो इस वजह से आर नॉट पर भी 0 आना था, इन्फिनिटी पर भी 0 आना था, राइट। और हम लोग ये समझ पा रहे हैं है ना कि फोर्स को हमेशा कैसा रहना है, नेगेटिव रहना है। ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या आना था, अब देख पा रहे हैं ग्राफ में एक मिनिमा आना था, है ना, जिस वजह से
ये जो ग्राफ है वो आप समझ पा रहे हैं कि कैसा बन रहा है ना, आर नॉट पर 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, और इस लोकेशन को हम लोग आर एम कह रहे हैं जहां पर मिनिमा आ रहा है ना। तो बच्चों इस मिनिमम है ना, इस मिनिमा के हिसाब से हम लोग एनालाइज ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर है ना जो नेगेटिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि जो नेगेटिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है, आर एम पर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर एम एक ऐसी लोकेशन है, आर एम एक ऐसी लोकेशन है या एक ऐसी सेपरेशन है ना, जब दो एटम्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा, आर एम होगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, जो नेगेटिव फोर्स है या जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, सबसे ज्यादा आएगा। क्लियर है ये बात? तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि जब सेपरेशन कितना था, आर नॉट था दोनों के बीच में, तब फोर्स 0 लग रहा था। सेपरेशन बढ़ता गया तो फोर्स भी बढ़ता गया, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता गया और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने लगा। जब सेपरेशन आर एम हो गया उसके बाद जो है अट्रैक्टिव फोर्स धीरे धीरे कम होता गया और फिर धीरे धीरे अट्रैक्टिव फोर्स दुखी होकर के 0 हो गया जब सेपरेशन कितना हो गया, इनफाइनाइट। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग एटम के सेपरेशन को क्या करें, डिक्रीज करें फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू, है ना, एज द सेपरेशन बिटवीन द एटम्स इज डिक्रीज्ड फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू। मतलब शुरुआत में सेपरेशन मान लीजिए इनफाइनाइट था और अब हम लोग उनके बीच की दूरी को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होती जा रही है तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी भी लगातार डिक्रीज होती जा रही है ना। 0 था शुरुआत में, फिर अब वो नेगेटिव से और नेगेटिव होता जा रहा है। तो वही देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो decreases becoming negative. This shows that the force between the atoms is attractive in this range. है ना, ये फोर्स किस तरीके का लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है ताकि उनके बीच का सेपरेशन आर नॉट हो जाए, है ना। एज द सेपरेशन इज डिक्रीज टू अ पर्टिकुलर वैल्यू आर नॉट द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, जैसा कि हम लोगों ने अभी भी पढ़ा भी, है ना। एट दिस सेपरेशन द फोर्स इज 0 एंड द एटम्स कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। इफ द सेपरेशन इज फर्दर डिक्रीज, है ना, अगर सेपरेशन को हम लोग और भी कम करें तो अब देखिए अब गड़बड़ होने लगेगा, है ना। अब वापस से पोटेंशियल एनर्जी आप देखिए कि बढ़ने लग रही है ना। तो वही यहाँ लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, है ना। दिस मीन्स अ रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द एटम्स एट स्मॉल separations. A polyatomic molecule is formed when the atoms are arranged in such a fashion that the total potential energy of the system is minimum, है ना। कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना, है ना, तभी वो क्या रहेगा, तभी वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, है ना, तभी वो जो है उस ओरिएंटेशन को अचीव करके रख सकता है। क्लियर है ये बात? द फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स हैज द सेम जनरल नेचर एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो जैसा ग्राफ हम लोगों ने अभी एटम्स के लिए देखा वैसा ही ग्राफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी बनेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज सेपरेशन पर फोर्स कैसा रहेगा, वीक रहेगा और अट्रैक्टिव रहेगा ताकि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाए, आर नॉट हो जाए। द फोर्स इंक्रीजेज एज द सेपरेशन इज डिक्रीज टू अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन डिक्रीजेज टू 0 एट आर इक्वल टू आर नॉट, है ना। मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज्यादा पास तो नहीं रहना चाहते हैं। इफ द सेपरेशन इज फर्दर डिक्रीज द फोर्स बिकम्स रिपल्सिव, और उस केस में फोर्स कैसा हो जाएगा बच्चों, रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिसिटी। ठीक है, अ वेट हैंगिंग ऑन अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस द स्प्रिंग। बिल्कुल सही बात है ना। हम लोग जानते हैं कि अगर एक स्प्रिंग से हम लोग एक बॉडी को हैंग करते हैं तो वो बॉडी जो है वो नीचे जाना चाहती है, उसे स्प्रिंग रोकता है, जिस वजह से स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाता है ना। अब अगर और भी ज्यादा है ना उसका वेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जो स्ट्रेच है वो और इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर हम लोग वेट को रिमूव कर दें, है ना, तो क्या होता है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि स्प्रिंग जो है जो हमेशा यही चाहता है कि वो अपने ओरिजिनल, है ना, नेचुरल लेंथ को मेंटेन रखे, तो वो अपने ओरिजिनल लेंथ को वापस से रीगेन कर लेगा, है ना। और इसी नेचर ऑफ द स्प्रिंग को हम लोग कहते हैं कि स्प्रिंग जो है वो क्या है, इलास्टिक है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए बच्चों, कि जैसे व्हेन अ बैटर हिट्स अ बेसबॉल द बेसबॉल टेम्पररीली चेंजेस इट्स शेप। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक स्लाइट चेंज इन शेप आया है ना। यहाँ पर सिर्फ बॉल में ही नहीं, ये जो बेसबॉल की बैट है ना, ये जो बैट आप देख पा रहे हैं इसमें भी एक स्लाइट डिफॉर्मेशन जरूर दिख रहा है ना, लेकिन ये बहुत टेम्पररी होता है ना। जैसे ही ये बॉल वापस से इसको छोड़ करके भागती है तो ये जो बैट है ये वापस से अपने शेप को रिगेन कर लेता है। ठीक है, एन आर्चर अबाउट टू शूट एन एरो फर्स्ट बेंड्स द बो विच
springs back to its original shape when the arrow is released, है ना, इसी का फायदा उठाता है वो जो आर्चर होता है ना. द स्प्रिंग, द बेसबॉल एंड द बो आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स जो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि वो अपने ओरिजिनल शेप को क्या कर सकें, रीगेन कर सके. तो इस वजह से देखिए बच्चों, इलास्टिसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं. इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है. किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है. wherein it changes shape when a deforming force acts upon it and returns to its original shape when the force is removed, है ना. वो अपने शेप को डिस्टॉर्ट कर लेता है अगर उस पर फोर्स लगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करना चाहता है. नॉट ऑल मटेरियल्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एंड देन रिमूव्ड, है ना. ऐसा हम लोगों ने देख रखा है. बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको कोई ऐसी इच्छा नहीं होती है कि अपने वास्तविक शेप को रिगेन करें. मटेरियल्स दैट डू नॉट रिज्यूम देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड आर सेड टू बी इनइलास्टिक. और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है इनइलास्टिक कोलिजन. आपको याद होगा, उसमें बॉडी जो है जितना डिफॉर्म हो सकती है हो जाती है और उसके बाद उस डिफॉर्मिटी के साथ ही आगे का जीवन व्यतीत करती है ना. क्ले, पुट्टी एंड डो आर इनइलास्टिक मटेरियल्स. लेड इज ऑल्सो इनइलास्टिक सिंस इट इज इजी टू डिस्टॉर्ट लेड परमानेंटली. क्लियर है ये बात. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं ये जो स्प्रिंग वाला जो हमारे पास मॉडल है ना, इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि द एटम्स ऑफ अ मेटालिक सॉलिड आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रिपीटेटिव 3-dimensional lattice. The springs represent interatomic forces. तो बच्चों बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक मॉडल है ये समझाने के लिए कि अगर किसी, है ना, किसी मान लीजिए कि सॉलिड को आप प्रेस करना चाह रहे हैं तो क्या फील करता है वो वैसा ही फील करेगा जैसे ये स्प्रिंग और, है ना, स्प्रिंग और बॉब का नेटवर्क फील कर रहा है ना. अगर आप कंप्रेस करेंगे तो ये धक्का देना चाहेगा, अगर आप इसे खींचेंगे तो ये वापस अपने शेप को रिगेन करना चाहेगा, है ना. तो ये मॉडल हमें बस समझाने के लिए कि कैसा फील करता होगा एक बेसबॉल का बैट. क्लियर है बात. अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या लिखा है, हुक्स लॉ, है ना. हुक्स लॉ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच और कंप्रेशन. इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं. यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है? ये एक्चुअली क्या है? ये मैग्नीट्यूड है ना, किसका? चेंज इन लेंथ का. तो डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एफ, है ना. कितना ज्यादा यहां पर देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेच आएगा या फिर कंप्रेशन आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियस है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उस पे डिपेंड करता है. तो एफ इज यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स होता है. ठीक है. इफ एन इलास्टिक मटेरियल इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड बियॉन्ड अ सर्टेन अमाउंट, इट विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड विल रिमेन डिस्टॉर्टेड, है ना. एक इलास्टिक मटेरियल की भी एक लिमिट होती है ना. आप कुछ भी फोर्स लगा देंगे और वो, है ना, वो उसके हिसाब से वापस आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है. द डिस्टेंस बियॉन्ड विच परमानेंट डिस्टॉर्शन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. परमानेंट डिस्टॉर्शन होता है तो उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट. ठीक है. तो उसके बाद अगर आप उसे रिलीज कर भी देंगे तो भी वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट को अटेन नहीं कर पाता है. हुक्स लॉ होल्ड्स ओनली एज लॉन्ग एज द फोर्स डज नॉट स्ट्रेच और कंप्रेस द मटेरियल बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट, है ना. तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है ये बहुत ज्यादा नहीं होता. ये क्या होता है? इलास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए, वरना ये जो डिफॉर्मेशन है या जो डिस्टॉर्शन है वो कैसा हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा, है ना. तो ये लॉ दिया था मिस्टर रॉबर्ट हुक ने. तो उनके साथ एक बहुत जबरदस्त ट्रेजेडी हुई और वो ट्रेजेडी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. एक्चुअली उनका ये क्लेम था कि जो न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, इसको फाइंड आउट करा था, तो इसमें उनका क्रेडिट था, है ना. इसमें रॉबर्ट हुक ने कहा था कि ये उनकी मदद से ढूंढा गया था, इसमें उनका क्रेडिट था. लेकिन न्यूटन साहब ने उनको ये क्रेडिट देने से डिनाई कर दिया. तो उसकी वजह से उन दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव रह ही गया. और ये भी हुआ कि देखिए अपॉन हिज डेथ, है ना, जब रॉबर्ट हुक साहब की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो आइजैक न्यूटन साहब थे, ही एक्चुअली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी, है ना. उसके पहले रॉबर्ट हुक साहब थे. और न्यूटन ने क्या करा? ही जेलसली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग ही कुड ऑफ हुक्स वर्क. नो पेंटिंग्स और लाइकनेसेस ऑफ हुक्स सर्वाइव टुडे. तो ये देखिए बहुत गलत हुआ था मिस्टर रॉबर्ट हुक के साथ और इसका क्रेडिट जाता है मिस्टर आइजैक न्यूटन को. तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं कि द स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना. जैसे कि अगर वेट को हम लोग डबल कर देंगे तो ऑब्वियस है कि स्प्रिंग जो है इट स्ट्रेचेस
ट्वाइस एज मच, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले मान लीजिए मास m था, अब 2m हो गया, तो यहाँ पर स्ट्रेच भी क्या आएगा, डबल आएगा। यहाँ पर ट्रिपल कर दिया हमने मास, तो क्या आएगा, स्ट्रेच भी यहाँ पर ट्रिपल आएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर चीजें चेंज करते जाएंगे, लेकिन कब तक, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक, क्योंकि उसके बाद वो जो बॉडी है वो इलास्टिक नेचर को शो नहीं करता है ना। उसी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं दो टाइप के स्ट्रेस को, है ना, और उनके नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक बॉडी है ना, एक बॉडी है जिस पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे वेराइटी के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, है ना। और मान लेते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस इज 0, ताकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर है, ठीक है। ड्यू टू द फोर्सेस द बॉडी गेट्स डीफॉर्म्ड एंड इंटरनल फोर्सेस अपीयर, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ये बॉडी, तो इस बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है ना। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि वो जो स्माइली बॉल होती है, अगर आप उसको अपने हाथ में रख करके अगर उसे दबाएंगे तो क्या होगा, वो बॉल कहीं जा नहीं रही है, उसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है बिल्कुल अभी भी वहीं पर हो जहां पर पहले था, लेकिन उसकी शेप तो बिगड़ गई ना। तो वहीं यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बॉडी है वो क्या हो जा रही है, डीफॉर्म हो जा रही है, जिस वजह से जो इंटरनल फोर्सेस है वो स्टार्ट अपीयरिंग। जैसा स्प्रिंग में होता है, स्प्रिंग को आप डिफॉर्म करेंगे तो क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस स्टार्ट अपीयरिंग, है ना, जो कि बॉडी को धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं। कंसिडर एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस ऑफ द बॉडी, है ना, कोई रैंडम सा क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन द टू साइड्स ऑफ डेल्टा एस एक्सर्ट फोर्सेस एफ वेक्टर कॉमा माइनस एफ वेक्टर ऑन ईच अदर, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। अगर ये जो बॉडी है इसको आप दो भाग में डिवाइड कर देंगे ना, एक डेल्टा एस एरिया के लेफ्ट वाला और एक डेल्टा एस एरिया के राइट वाला, तो मान लीजिए कि जो लेफ्ट वाली बॉडी है वो राइट वाली बॉडी पर मान लीजिए कि एफ वेक्टर फोर्स लगा रही है, तो जो दूसरी बॉडी है वो पहली बॉडी पर माइनस एफ वेक्टर लगाएगी, क्लियर है। और ऑब्वियस है कि ये जो इंटरनल फोर्सेस है एफ वेक्टर और माइनस एफ वेक्टर अपीयर बिकॉज ऑफ द डीफॉर्मेशन, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डीफॉर्मेशन। द फोर्स एफ वेक्टर में बी रिजॉल्व इन टू कॉम्पोनेंट्स, है ना। इस एफ वेक्टर को दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। कौन कौन सी डायरेक्शन में, एक तो एफ एन जो कि नॉर्मल टू डेल्टा एस है, और एक एफ टी जो कि कैसा है, टैंजेंशियल टू डेल्टा एस है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या करा है, यहाँ पर हम लोगों ने एरिया देखा और कोई भी एक साइड के फोर्स को पकड़ लीजिए ना, बात तो एक ही है। तो मान लीजिए मैंने किसी एक साइड के फोर्स को पकड़ लिया ना, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट तो किए जा सकते हैं ना, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक नॉर्मल डायरेक्शन में। तो बच्चों अब देखिए कि किस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस या फिर इसका एक और नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको डिफाइन करा गया है। वी डिफाइन द नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर द एरिया एज एफ एन अपॉन डेल्टा एस। मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स है ना, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया से। और उसी तरीके से टैंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, एज एफ टी अपॉन डेल्टा एस, मतलब टैंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय ये जो एरिया था, क्लियर ये बात। अब बच्चों देखिए, ये जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है ये एक्चुअली दो टाइप का हो सकता है ना। एक केस में क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि जैसा ये पहला केस आप देख रहे हैं ना, पहला डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें बॉडी को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एफ फोर्स से खींचा जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये बॉडी खींचनी चाहेगी, है ना। तो हम लोग अगर किसी भी एरिया को ले लें यहाँ पर, है ना, जैसे यहाँ पर डेल्टा एस एरिया लिया गया है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले को खींच रहा है और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट वाले को खींच रहा है, क्लियर है। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ है। तो देखिए लिखा है, द टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन द टू साइड्स ऑफ डेल्टा एस में पुल ईच अदर, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज देन कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। अगर यहाँ पर पुश करने की टेंडेंसी है तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। जैसे रस्सी में आप देखते हैं ना, रस्सी में क्या होता है, वो जिस भी बॉडी से कनेक्टेड उसे वो खींचती है, तो इसीलिए हम लोग टेंशन कहते हैं ना। दिस इज द केस when a rod or a wire is stretched by equal and opposite forces, है ना, जैसा कि इस डायग्राम में शो कर रखा है। In case of tensile stress in a wire or a rod, the force Fn is just the tension, ठीक है। तो अगर रॉड हो या फिर, है ना, एक्सेप्ट वायर, अगर बाकी चीजों की बात करें तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, कि जो फोर्स Fn है वो सिंपली क्या कहलाएगा, टेंशन कहलाएगा।
अब बच्चों अगर हम लोग बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेस की, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक बॉडी है ना, उस पर मान लीजिए कि लेफ्ट से फोर्स लग रहा है, राइट से भी फोर्स लग रहा है बराबर मैग्नीट्यूड का, लेकिन इसे कंप्रेस करना चाह रहा है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग देख सकते हैं है ना कि इफ द रॉड इज पुश्ड एट द टू एंड्स विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, है ना, यहाँ पर पुश किया जा रहा है, खींचा नहीं जा रहा है, तो इट विल बी अंडर कंप्रेशन, है ना, ये किस स्टेट में रहेगी, कंप्रेशन के स्टेट में रहेगी। टेकिंग एनी क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस ऑफ द रॉड, है ना, यहाँ पर हम लोगों ने डेल्टा एस क्रॉस सेक्शन लिया है ऑफ द रॉड, द टू पार्ट्स ऑन द टू साइड्स पुश ईच अदर, राइट वाला लेफ्ट को दबा रहा है, लेफ्ट वाला भी राइट को दबा रहा है ना, ऐसा फील कर सकते हैं हम लोग। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज देन कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है बात। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एरिया स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं हो, तो हमेशा हम लोग ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं ना, वो हमेशा लेते हैं परपेंडिकुलर टू द लेंथ, जैसा कि इन दोनों डायग्राम में यहां पर शो किया गया है। ठीक है, चलिए तो बच्चों स्ट्रेस के ऊपर एक छोटा सा सवाल करते हैं। अ लोड ऑफ 4 किलोग्राम is suspended from a ceiling through a steel wire of radius 2 mm. Find the tensile stress developed in the wire when equilibrium is achieved. है ना, और यहाँ पर G की वैल्यू हमें लेनी है 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर एक 4 kg का लोड है ना, तो 4 kg का लोड है, अगर इसे सस्पेंड किया जाए एक वायर से, तो ऑब्वियस अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा, 4G लगेगा, है ना, और ऊपर जो है, ऊपर क्या लगेगा, इस पर टेंशन लगेगा। तो ये जो वायर है वो एक्चुअली थोड़ी सी इलोंगेट होगी, है ना, जिस वजह से क्या क्रिएट होगा यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पर टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा, है ना, टेंशन क्रिएट होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की अगर बात करें ना, जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी ये बॉडी, तो उस समय की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि टेंशन हैज टू बी इक्वल टू mg। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोग टेंशन m इंटू जी करके निकाल लेंगे, और हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर उस वायर की बात करें ना, अगर हम लोग उस वायर की बात करें तो उसमें जो टेंशन की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो कैसे निकालेंगे। तो जो स्ट्रेस है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, है ना, वो कितने के बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्लियर है बात। तो चलिए सबसे पहले टेंशन निकाल लेते हैं। टेंशन कितना हो जाएगा, मास हमारे को दिया है 4 kg, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 पाई, है ना, ये तो टेंशन आ गया। इसको अब किससे डिवाइड कर दें, एरिया से। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। रेडियस 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पाई इंटू 2 इंटू 2, और ऊपर कितना आ जाएगा 10 की पावर 6। क्लियर है बात। तो चूंकि सब सारी की सारी चीजें हम लोगों ने SI यूनिट में रखी है, तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो स्ट्रेस आएगा वो किस में आएगा, वो भी SI यूनिट में आएगा, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो टेंशन अपॉन एरिया, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेस है, वो कितना आ जा रहा है। तो 2 इंटू 2 4 हो जा रहा है। पाई को हम लोग 3.1 कह सकते हैं, है ना, 3.14 कह सकते हैं। तो यहाँ पर पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा 3.1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक बॉडी थी, है ना, जिसका मास लेटर से m था, तो इस पर नीचे mg लग रहा था, और ऊपर ऑब्वियस है इसके ऊपर टेंशन लगना चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे कि रस्सी के किसी भी पोर्शन को देखें, है ना, तो हर एक जगह टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही थी, टेंशन की वैल्यू mg आ रही थी, है ना। तो अगर हम लोग कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर लें, है ना, तो उस पर हम लोग देख पा रहे थे कि उसके दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, ये जो टेंशन T है वही लग रहा था। तो इस वजह से जब हम लोगों ने इस एरिया को बाहर निकाला, है ना, तो किसी भी एक साइड हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पर फोर्स मान लीजिए टेंशन T लग रहा है, तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस निकालना था, तो जो कि किसके बराबर हमने कह दिया, टेंशन अपॉन एरिया के। और एरिया यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा लिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हम लोगों ने लिया है। आई होप बातें क्लियर है, ठीक है ना। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने दो टाइप के स्ट्रेस को स्टडी करा है। पहला था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो कि क्या था, जो कि था फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर फोर्स हम लोग कैसा लेते थे, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। और दूसरे टाइप का स्ट्रेस जो था वो था शियरिंग स्ट्रेस, जिसमें फोर्स पर यूनिट एरिया ही लेते थे, लेकिन फोर्स जो लेते थे वो कैसा लेते थे, वो पैरेलल टू द सरफेस होता था। क्लियर है। अब एक तीसरे टाइप के स्ट्रेस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। Another type of stress occurs when a body is acted upon by forces acting everywhere on the surface in such a way that
अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन है द फोर्स एट एनी पॉइंट इज नॉर्मल टू द सर्फेस, है ना। किसी भी छोटे से एरिया को अगर आप ले तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। और दूसरी कंडीशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन एनी स्मॉल सरफेस एरिया इज प्रपोर्शनल टू द एरिया, है ना। फोर्स जो है वो प्रपोर्शनल टू एरिया आना चाहिए किसी भी छोटे से एलिमेंट पर। ऐसा केस हम लोग देख सकते हैं कब होता है, इस डायग्राम को आप देखिए, है ना। अगर कोई बॉडी इस तरीके से किसी फ्लूइड में इमर्स्ड है ना, तो उस पर हर तरफ से फोर्सेस लगते हैं, राइट। और वहां पर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है। तो वही यहां लिखा है, दिस इज द केस व्हेन अ स्मॉल सॉलिड बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। If the pressure at the location of the solid is P, the force on any area delta S is P delta S, है ना। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फोर्स, है ना, फोर्स कैसे निकालेंगे, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू वो जो छोटा सा एरिया है, और उस पर फोर्स कैसा लगता है किसी भी छोटे से एलिमेंट पर, छोटे से एरिया पर। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी आप एरिया लेंगे तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन जैसा कि एरो दिखा रहा है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो P डेल्टा एस फोर्स है, इट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एरिया। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज देन कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना। यहां पर हम लोग इसे वॉल्यूम स्ट्रेस नाम देते हैं। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो गया, ये अगेन F अपॉन A हो गया। लेकिन अब आप समझ पा रहे हैं कि फोर्स कैसा होगा, है ना। और वॉल्यूम स्ट्रेस को प्रेशर से भी आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने बात करी स्ट्रेस की, है ना। अब एक और क्वांटिटी को हम लोग समझेंगे जिसका नाम होता है स्ट्रेन। क्लियर है। तो हम लोगों ने अभी 3 टाइप के स्ट्रेस देखे, तो उन सब के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे डिफाइन किया जाता है ना। तो वही लिखा है, एसोसिएटेड विद ईच टाइप ऑफ स्ट्रेस डिफाइंड अबव देयर इज अ करस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये स्ट्रेन होता क्या है। पहले तो पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ L बीइंग पुल्ड बाय इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। तो क्या होगा, द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स नेचुरल वैल्यू L से L प्लस डेल्टा L, है ना। हो सकता है कि डेल्टा L का इंक्रीमेंट आए। तो ये जो फ्रैक्शनल चेंज है ना डेल्टा L अपॉन L, इसे ही बच्चों नाम दिया गया है एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया, डेल्टा L अपॉन L, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं ना। मान लीजिए ये L लेंथ की रॉड है, इसे खींचा गया इस तरीके से, तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, डेल्टा L से बढ़ गई। तो यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, स्ट्रेन डेवलप हुआ डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, अब ये वाला जो स्ट्रेन है इसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, क्योंकि यहां पर लेंथ जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसा ही एक और होगा जिसका हम लोग नाम देंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। वो क्या होगा, ये देखते हैं, इफ द लेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन, है ना। तो वो समझना बहुत मुश्किल नहीं है, उस केस में रॉड को दबाया जा रहा होगा जिससे उसकी लेंथ क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे शियरिंग स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि नाम आपको बता रहा है, ये कब प्रोड्यूस होगा, जब शियरिंग स्ट्रेस आएगा, है ना। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ शियरिंग स्ट्रेस इज प्रेजेंट ओवर अ सेक्शन। वी डिफाइन द शियरिंग स्ट्रेन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेयर डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक सिलेंडर है ना, तो लेंथ मान लीजिए L है इसकी। अब आप देखिए कि इसके ऊपर वाले सरफेस पर फोर्स लग रहा है राइट की तरफ और नीचे वाले पर लग रहा है लेफ्ट की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि शियरिंग स्ट्रेन को बाय डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शियरिंग स्ट्रेन, है ना। शियरिंग स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हो जाएगी इस डायग्राम के हिसाब से, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेयर, जैसे कि ये जो लेयर है ऊपर वाली, हम लोग देख पा रहे हैं कि वो कितने से डिस्प्लेस हो गई। तो ये डिस्प्लेस हुई है डेल्टा एक्स से। क्लियर है बात। डिवाइडेड बाय, हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फिक्स्ड लेयर है ना, वो कितनी दूरी पर है, तो वो है L पर। तो शियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस डायग्राम के हिसाब से, डेल्टा एक्स अपॉन L के बराबर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। अब तक हम लोगों ने 2 टाइप के स्ट्रेन देख लिए, एक तो था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और दूसरा हम लोगों ने देखा था शियरिंग स्ट्रेन। तो अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन को। क्लियर है। तो व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना, जैसा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कशन करा था, इट्स वॉल्यूम चेंजेस, है ना। तो अगर जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, उसको हर तरफ से, वो फ्लूइड के अंदर है मान लीजिए, उसको हर जगह से दबाया जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसकी जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी और वो कंप्रेस हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। द वॉल्यूम स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है।
इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रेस्ड बॉडी, मतलब शुरुआत में अगर इसकी जो वॉल्यूम थी वो V थी, और अब जो है इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, अब इसकी वॉल्यूम मान लीजिए हो गई V प्लस डेल्टा V, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन जो है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा। इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर बॉडी कंप्रेस हो रही है तो डेल्टा V कैसा होगा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से नेगेटिव होगा। तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा V नेगेटिव है तो वॉल्यूम स्ट्रेन भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट केस देखते हैं, एक ऐसा मजेदार केस जिसमें टेंशन भी है और कंप्रेशन भी है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है इन विच द बॉडीज कैन एक्सपीरियंस बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एट द सेम टाइम, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो बीम है ना, इसके ऊपर वजन रखा गया है जिस वजह से ये सैग कर रही है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो टॉप पोर्शन है इस बीम का वो कंप्रेस्ड है ना, इस तरीके से कंप्रेस्ड है। लेकिन जो बॉटम वाला पोर्शन है ना, बॉटम पार्ट, वो आप देख पा रहे हैं कि वो स्ट्रेच हो रखा है ना। तो अगर यूजुअल केस से कंपेयर करें, जब इसके ऊपर वजन नहीं था तब के कंपैरिजन में आप देख पा रहे हैं कि ऊपर वाली लेयर जो है वो थोड़ी कैसी हो रखी है, कंप्रेस्ड हो रखी है, और नीचे वाली लेयर ये इलोंगेटेड हो रखी है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बीचों बीच एक लेयर है ना, ये जो डॉटेड से रिप्रेजेंटेड है, तो वो कहलाती है न्यूट्रल लेयर, मतलब कि द पार्ट दैट इज नॉट अंडर स्ट्रेस ड्यू टू टेंशन और कंप्रेशन, है ना। ऊपर क्या है, ऊपर है कंप्रेशन, नीचे क्या है, टेंशन, और यहाँ पर बीच में एक लेयर है जो कि क्या है, जो कि न्यूट्रल है, मतलब ना ही टेंशन है और ना ही कंप्रेशन है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हुक्स लॉ एंड द मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब बच्चों हम लोगों ने हुक्स लॉ पहले देख रखा है, उसका रिवीजन करते हैं। इफ द डिफॉर्मेशन इज स्मॉल द स्ट्रेस इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो बाय हुक्स लॉ हम लोग क्या कह सकते हैं, सिर्फ स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए, है ना, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को कहा गया है यंग्स मॉड्यूलस, है ना, यंग मॉड्यूलस फॉर द मटेरियल, है ना। ये जो यंग वर्ड आया है इट इज नेम्ड ऑन द फेमस यंग्स, है ना, थॉमस यंग नाम था उन साइंटिस्ट का, उनके ऊपर ये यंग मॉड्यूलस नाम पड़ा है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई, इट इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल, है ना। दिस रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। अब यहां पर देखिए बच्चों कि ये जो y है वो कितने के बराबर आ जाएगा, ऑब्वियस है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करना है तो स्ट्रेस हो जाएगा F अपॉन ए और स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा L अपॉन एल। तो y बराबर क्या आ गया, F अपॉन ए अपॉन डेल्टा L अपॉन एल के बराबर। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कंप्रेशन की, अभी तो टेंशन की बात करें, अगर कंप्रेशन की बात करें तो सिमिलरली हम लोग क्या बोल देंगे कि इफ द रॉड इज कंप्रेस्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन अपीयर, देयर रेशियो y इज सेम एज दैट फॉर द टेंसाइल केस। क्लियर है ये बात। तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे शेयरिंग की, है ना। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने क्या डिफाइन करा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, उसी तरीके से यहां पर क्या होता है, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन, इसका नाम होता है शेयर मॉड्यूलस, या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर एक और नाम होता है टॉर्जनल मॉड्यूलस। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि जो शेयर मॉड्यूलस है ना, वो क्या हो जाएगा, F अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एच, विच इज इक्वल टू एफ एच अपॉन ए एक्स। तो यहां पर बच्चों डायग्राम हम लोग देख सकते हैं ना, यहां पर x क्या है, यहां पर x है कि जो लेयर शिफ्ट करी है वो कितने से करी है, तो x से करी है, और इसकी डिस्टेंस है ना, ये h है, क्या ये डिस्टेंस है ऑफ द शिफ्टेड लेयर फ्रॉम दैट लेयर जो कि शिफ्ट नहीं हुई है ना। तो यहां पर हम लोग क्या जानते हैं कि जो स्ट्रेन है ना, शेयर स्ट्रेन है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है x अपॉन एच के बराबर। तो इसी वजह से यहां पर जो शेयर मॉड्यूलस ईटा हम लोग देख पा रहे हैं वो कितना आ रहा है, F अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एच, विच इज एफ एच अपॉन ए एक्स के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब बल्क मॉड्यूलस, है ना। पहला वाला मॉड्यूलस कहलाता था यंग मॉड्यूलस, अगला वाला कहलाया शेयर मॉड्यूलस, और अगला वाला कहलाएगा बल्क मॉड्यूलस, है ना। तो ये क्या है, ये है रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि वॉल्यूम स्ट्रेस जो है उसको आप प्रेशर से भी रिलेट कर सकते हैं ना। तो इफ P बी द वॉल्यूम स्ट्रेस दैट इज सेम एज प्रेशर एंड डेल्टा V बी द इंक्रीज इन वॉल्यूम,
तो उस केस में बल्क मॉड्यूलस किस तरीके से डिफाइन होता है? बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। यहां पर माइनस साइन क्यों आया? ये माइनस साइन आया है टू मेक बी पॉजिटिव, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये समझिए कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर P पॉजिटिव है तो डेल्टा भी क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। और अगर आप प्रेशर को कम करेंगे, मतलब जब P नेगेटिव है, तो उस केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि डेल्टा भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो सारे केसेस में B कैसा है? पॉजिटिव है, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि द माइनस साइन मेक्स B पॉजिटिव एज वॉल्यूम एक्चुअली डिक्रीजेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर। Quite often the change in volume is measured corresponding to a change in pressure, ठीक है। तो इस वजह से बल्क मॉडुलस को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग P यहां पर हम लोग डेल्टा P लिख सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला किस में तब्दील हो जा रहा है? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस वी डी पी बाय डी वी। अब इसी तरीके से बच्चों एक और टर्म यहां पर डिफाइन किया जाता है, वो है कंप्रेसिबिलिटी, है ना, जो कि क्या होता है? K से डिनोट किया जाता है और वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। तो मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या हो गया? 1 अपॉन बी, जो कि ऑब्वियस है कि अगर बल्क मॉडुलस है माइनस वी डी पी अपॉन डी वी, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी वी अपॉन वी डी पी, ठीक है। एक और टर्म हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना, एक और है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो एक्चुअली एसोसिएटेड होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन से। तो इस केस में देखिए क्या होता है कि जब हम लोग, है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई रॉड है या फिर वायर है, अगर उसको खींचेंगे तो क्या होगा? उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए कि अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है ना, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऑब्वियस सा लग रहा है कि वो क्या होगा? कम होगा, है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि व्हेन अ रॉड और वायर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस, इट्स लेंथ इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल फोर्स। एट द सेम टाइम द लेंथ परपेंडिकुलर टू द टेंसाइल फोर्स डिक्रीजेस, है ना। For a cylindrical rod, the length increases and the diameter decreases when the rod is stretched, जो कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। मतलब इस केस में L की वैल्यू क्या हो गई? नई वाली L प्लस डेल्टा L, और D क्या हो गया? D प्लस डेल्टा D। और यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि डेल्टा D टर्म जो है वो नेगेटिव होगा अगर डेल्टा L पॉजिटिव है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, द फ्रैक्शनल चेंज इन द ट्रांसवर्स लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, ठीक है। तो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये पॉइजन है, ये जहर वाला पॉइजन नहीं है, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो ये जो पॉइजन रेशियो है वो क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, है ना। यहाँ पर डेल्टा डी अपॉन डी क्या है? डेल्टा डी अपॉन डी है फ्रैक्शनल चेंज, है ना, इन द ट्रांसवर्स लेंथ, और डेल्टा एल अपॉन एल क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल लेंथ। और यहाँ पर माइनस साइन किस लिए आया? तो ये मेक श्योर करने के लिए सिग्मा पॉजिटिव रहे, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगा तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, लेंथ अगर बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहला केस हम लोग लेने वाले हैं बच्चों मेटल वायर का, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मेटल वायर के केस में, है ना, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ किस तरीके का बनता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, सबसे शुरुआत में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि शुरुआत में देयर वाज नो डिफॉर्मेशन, है ना, स्ट्रेन शुरुआत में 0 था। अब धीरे धीरे हम लोग फोर्स को बढ़ा रहे हैं, जिससे स्ट्रेन जो है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे शुरुआत में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है वो कैसा है? बिल्कुल लीनियर है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ए पॉइंट तक कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है बिल्कुल लीनियर है, और हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां तक हुक्स लॉ जो है वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट एक खास पॉइंट है जहां तक हुक्स लॉ वैलिड है, ठीक है। तो आइए इसको और फर्दर डेप्थ में स्टडी करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है व्हेन द स्ट्रेन इज स्मॉल, है ना, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है। और यही वो रीजन है जहां पर हुक्स लॉ वैलिड होता है, एंड वेयर यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड, है ना। हुक्स लॉ जहां तक वैलिड है वहीं तक तो यंग्स मॉडुलस की चर्चा होगी। The point A on the curve represents the proportional limit up to which stress and strain are proportional. अब देखिए बच्चों, A पॉइंट के बाद क्या होता है ये देखते हैं। If the strain is increased a little bit, the stress is not proportional to the strain, है ना। However, the wire still remains elastic.
तो वही बात देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि ए से बी तक के केस में आप देखिए यहाँ पर ये ग्राफ लीनियर तो नहीं है, लेकिन अभी भी ये जो बॉडी है वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है ना बी पॉइंट तक। तो ए से बी कैसा रीजन है जहां पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी बॉडी अभी भी कैसी है, इलास्टिक है। तो देखिए वही बात यहां पर लिखी है कि दिस मीन्स इफ द स्ट्रेचिंग फोर्स है ना, जो डीफॉर्मिंग फोर्स है, इज रिमूव्ड, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो वायर क्या करेगी, इट विल एक्वायर इट्स नेचुरल लेंथ, है ना। दिस बिहेवियर इज शोन अप टू अ पॉइंट बी ऑन द कर्व नोन एज द इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। क्लियर है ये बात। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, है ना, अगर इलास्टिक लिमिट के बाद भी अगर आप उस वायर को स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियस है कि स्ट्रेन बढ़ेगा, तो लेकिन बहुत ही फास्ट रेट में बढ़ेगा, है ना। इफ द स्ट्रेचिंग फोर्स इज रिमूव्ड द वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ, है ना, मतलब अब वो इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। सम परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ टेक्स प्लेस, है ना, अब कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा जो कि कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है ना। इन फिगर वी हैव शोन दिस बिहेवियर बाय द डैश्ड लाइन फ्रॉम सी। ठीक है, आइए देखते हैं इस ग्राफ को। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बी के आगे, है ना, बी के आगे इसका बिहेवियर कैसा है, देखिए लिखा है प्लास्टिक बिहेवियर है। मतलब कि अब जो है ना, जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो सकता है ना। जैसे कि मान लीजिए सी पॉइंट से आप देखिए, है ना, सी पॉइंट पर मान लीजिए आपने फोर्स बंद कर दिया, है ना, तो भी आप देख पा रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन है वो ये शो कर रही है कि कुछ परमानेंट लॉस अभी भी रह गया है। क्लियर है ये बात, ये क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेन की वैल्यू, है ना, जीरो नहीं हो रही है, जब स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों वही यहां पर लिखा है कि द बिहेवियर ऑफ द वायर इज नाउ प्लास्टिक। अब क्या होगा, इफ द डिफॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड फर्दर द वायर ब्रेक्स, है ना, हर चीज की एक लिमिट होती है। तो अब यहां पर इसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा और ये डी पॉइंट पर ब्रेक कर जाएगा। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो बच्चों जैसा कि आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं ना, डी पॉइंट के बाद आप देख पा रहे हैं कि ग्राफ बना ही नहीं है क्योंकि वो वायर टूट चुकी है ना। तो डी पॉइंट पर बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि किस तरीके से स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बन रहा है फॉर अ मेटल वायर। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर दो चीजों के बारे में और पढ़ेंगे जो कि है डक्टाइल और ब्रिटल। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी भी ऐसी चीज जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं वायर्स में, है ना, मतलब कि आप उसे क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना, तो वो डक्टाइल कहलाता है। जैसे कि इफ लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट। ये इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच की ही बात क्यों हो रही है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि किसी, है ना, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप खींच करके उसको आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं वायर्स में, है ना, तो आप नहीं चाहेंगे कि जब आप फोर्स लगाना बंद कर दे तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस शेप में हम लोग उसे खींच करके ला रहे हैं उसी शेप को वो बरकरार रखे। इसीलिए हम लोग बात करते हैं इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच की, मतलब जब उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है। तो अगर लार्ज डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट, तो हम लोग उस मटेरियल को कहते हैं कि वो डक्टाइल है ना, मतलब ज्यादा खींचने के बाद वो टूटेगा ना, बहुत ज्यादा खींचने की उसकी टेंडेंसी हो। लेकिन इसका ठीक उल्टा क्या होगा कि अगर वो बहुत जल्दी टूट जा रहा है आफ्टर इलास्टिक लिमिट, तो हम लोग कहेंगे कि वो कैसा है, ब्रिटल है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करते हैं रबर की, है ना। अभी हम लोगों ने केस देखा था किसका, मेटल वायर का केस देखा था। उसके केस में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा आया था वो हम लोगों ने देखा था। अब देखते हैं कि अगर रबर के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाया जाए तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए अ डिस्टिंक्टली डिफरेंट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन एग्जिस्ट्स फॉर वल्केनाइज्ड रबर। द बिहेवियर इज क्वालिटेटिवली शोन इन फिगर। तो देखिए बच्चों, वल्कनाइज्ड रबर का मतलब क्या होता है कि जो रबर होता है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, जिस वजह से वो और भी बेटर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन कहते हैं और उस रबर को वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं। ठीक है, तो द मटेरियल रिमेन्स इलास्टिक इवन व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड ओवर सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि स्ट्रेन की वैल्यू 2, 4, 6, 8 इतनी भी हो जा रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ना, उसकी जो लेंथ है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, इज इंक्रीज टू 8 टाइम्स इट्स नेचुरल लेंथ। फिर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जब स्ट्रेचिंग फोर्सेस को रिमूव किया जा रहा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो रबर है, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पर भी,
है ना, अगर आप स्ट्रेस लगाना फिर धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं तो वो अलग रास्ता जरूर चुन रही है, लेकिन इन द एंड स्ट्रेन जो है वो जीरो जरूर हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग है ना देखें, अगर इन दिस रिस्पेक्ट रबर इज मोर इलास्टिक देन अ डक्टाइल मेटल लाइक स्टील, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस फॉर अ गिवन स्ट्रेन इज मच लार्जर इन स्टील देन इन रबर, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर स्ट्रेन हम लोग चेक करें ना, स्टील वाले केस का अगर हम लोग स्ट्रेन चेक करें, तो अगर थोड़ा बहुत भी चेंज लाना होता था है ना लेंथ में, तो उस केस में जो स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती थी, वो बहुत ही ज्यादा होती थी। ठीक है, दिस मीन्स लार्ज इंटरनल फोर्सेस अपीयर इफ द स्टील वायर इज डिफॉर्म्ड, है ना। स्टील वायर को बिल्कुल भी नहीं पसंद था डिफॉर्म होना, है ना। तो इस वजह से लार्ज इंटरनल फोर्स जो है वो डेवलप होती थी अगर हम लोग उसे डिफॉर्म कहते थे। तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि स्टील जो है वो ज्यादा इलास्टिक है दैन रबर, क्योंकि उसको डिफॉर्मेशन पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कुछ और भी चीजें हैं जो नोटिस वर्दी है। क्या क्या है वो, देयर आर टू इंपॉर्टेंट phenomena to note from the figure. Firstly, in no part of this large deformation stress is proportional to strain, है ना। कहीं पर भी Hooke's law जो है वो वैलिड नहीं है ना, ग्राफ कहीं पर भी लीनियर नहीं था। There is almost no region of proportionality। और दूसरी चीज क्या है वो देखिए कि when the deforming force is removed the original curve is not retraced, है ना। जो ग्राफ था आप देख पा रहे थे कि वो रिट्रेस नहीं हो रहा था, है ना। यहाँ पर डॉटेड लाइन जो है वो एक अलग रास्ता चुन रही है। जब आप स्ट्रेस को कम कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रेन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अलग तरीके से हो रहा है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है कि सेकेंडली व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द ओरिजिनल कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑल्दो द सैंपल फाइनली एक्वायर्स इट्स नेचुरल लेंथ, है ना। ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमेशा इलास्टिक रीजन में ही है, कहीं पर भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। हमेशा क्या हो रहा है कि जब हम लोग है ना फोर्स लगाना बंद कर दे रहे हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो वो जो है ना रबर है वो अपने ओरिजिनल शेप को जरूर रीगेन कर ही ले रहा है। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखिए कि अगर हम लोग है ना, अगर हम लोग यूनिट एरिया की बात करें, यूनिट एरिया की बात करें मतलब एरिया कितना हो जाए 1 ऐसा यूनिट हो जाए, और हम लोग यहाँ पर यूनिट लेंथ की बात करें, है ना, यूनिट लेंथ की अगर बात करें मतलब कि L0 की वैल्यू भी 1 ऐसा यूनिट हो जाए, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, वो फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज सिंपली वो फोर्स बन जाएगा एक्टिंग ऑन दैट एरिया, और स्ट्रेन जो है वो क्या बन जाएगा, वो चेंज इन लेंथ बन जाएगा ऑफ दैट यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फोर्स एक तरीके से बन गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया बेसिकली डेल्टा एल। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ना, उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, है ना, वो क्या बन जाएगा, वो बेसिकली बन जा रहा है एफ डी एल, है ना। तो एफ डी एल का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है कि वो क्या देता है, वर्क डन देता है ना। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर क्या मेंशन्ड है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि द वर्क डन बाय द मटेरियल इन रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप इज लेस देन द वर्क डन बाय द डीफॉर्मिंग फोर्स व्हेन इट वाज डीफॉर्म्ड, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जब ये क्या हो रहा था, जब ये बिगड़ रहा था, जब ये डिफॉर्म हो रहा था, तो उस समय जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो ज्यादा है, और जब ये वापस आ रहा है तो उस समय एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो क्या है, कम है। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि द वर्क डन बाय द मटीरियल इन रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप, क्योंकि ये जो मटीरियल है वही तो फोर्स लगा करके, जो इंटरनल फोर्सेस है वही तो एक्ट करके क्या कर रहे हैं, वो इस शेप को रिगेन करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि वर्क डन बाय द मटेरियल इन रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ हम लोग देख पा रहे हैं कि कम है, दैन द वर्क डन किसके द्वारा, बाय द डीफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो डीफॉर्म होते वक्त ज्यादा था, है ना। अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज दस एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल इन द साइकिल। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी है उस पर ज्यादा वर्क डन हो रहा है एज कंपेयर टू जो वो बाद में वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज दस एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल इन द साइकिल, है ना, विच अपीयर्स एज हीट। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ लेकर के एक तरीके से ऐसे बात करी कि जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो हमारे को क्या दे रहा है, वो हमारे को दे रहा है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस।
कि कुछ जो एनर्जी है वो क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो जा रही है, जो कि किस तरीके से अपीयर हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब ये जो इलास्टिक हिस्टेरेसिस है ये बड़े काम की चीज़ है ना। तो यहाँ पर इसका काम होता है इन केस ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स। तो जिस तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है वो एक रबर पैड पे कूद रहा है, तो जिस तरीके से वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स ने जिस तरीके से वर्क डन करा है, उसी तरीके से वो वापस से है ना, वापस अपने शेप को रिगेन नहीं करती है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वो धीरे 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 वो वापस अपने शेप को रिगेन करती है और शॉक को एब्जॉर्ब करती है। If a padding of vulcanized rubber is given between a vibrating system and say a flat board, the rubber is compressed and released in every cycle of vibration. As energy is absorbed in the rubber in each cycle, only a part of the energy of vibrations is transmitted to the board. जिस वजह से आपको चोट कम लगती है ना। तो वही हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साइकिल किसे कहा गया है। तो जैसे कि शुरुआत में ये डिफॉर्म हुई है ना, शुरुआत में ये डिफॉर्म हुई और बाद में ये अपने शेप को ओरिजिनली जो शेप था उसको रिगेन कर लिया। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आते समय जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो तो सिर्फ इतना ही है, जबकि जाते समय जो एरिया अंडर द ग्राफ था वो तो ये पूरा का पूरा एरिया था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हीट, है ना, हीट पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वन एंड ऑफ अ वायर 2 मीटर लॉन्ग एंड 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन is fixed in a ceiling and a load of 4.8 kilogram is attached to the free end. Find the extension of the wire. Young modulus of steel is equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and we have to take G equal to 10 meter per second square. चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग इस सवाल में देख पा रहे हैं कि एक 4.8 kg का है ना ऑब्जेक्ट है जिसे एक्चुअली हैंग किया जा रहा है एक वायर से, है ना। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही पतली सी वायर है ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लेंथ हमारे को दे रखी है 2 मीटर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे के पूरे वायर में जो टेंशन है वो कितने के बराबर हो जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू mg, है ना। यहाँ पर mg क्या है, तो m है 4.8 किलोग्राम। तो अगर मैं 4.8 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर मैं mg नीचे दिखाऊंगा और ऊपर क्या दिखाऊंगा, टेंशन दिखाऊंगा। तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि टेंशन हैज टू बी इक्वल टू mg, है ना। तो यहाँ से हमारे पास टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 न्यूटन। क्लियर है ये बात। तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 48 न्यूटन आ गई, जो कि हम लोग मान सकते हैं कि इस पतले से वायर में क्या है, हर जगह सेम टेंशन है। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं F अपॉन AY इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। जैसा कि सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं हमसे डेल्टा L पूछा गया है ना, तो डेल्टा L की वैल्यू हम लोग कितनी कह देंगे, तो डेल्टा L विल बी इक्वल टू FL अपॉन AY के बराबर, है ना। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या रखेंगे, 48 न्यूटन रखेंगे। लेंथ कितनी थी ओरिजिनल, तो जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 2 मीटर थी, है ना। और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा 10 टू द पावर -2 और इस पूरे का करना पड़ेगा क्या, यहाँ पर 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 10 की पावर -2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है। और उसके अलावा यंग्स मॉडुलस है ना, यंग मॉडुलस हमारे को देखते हैं कितना दे रखा था, वो दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 11, है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने सब कुछ SI यूनिट में रखा है, तो जो डेल्टा L है वो किस में आएगा, फाइनली मीटर्स में आएगा। क्लियर है बात। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर एंड में मीटर लिख देता हूँ। क्लियर है ना। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखिए यहाँ के 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 0.2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/10, है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 0.2 को लिख देता हूँ 2/10, तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये हो गया देखिए 2 और ये 48 मतलब कि 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितना आ जाएगा, तो देखिए डिनोमिनेटर में कितना है, -4 है
है ना, तो ये ऊपर जाकर के 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 प्लस 1 5, और नीचे है 10 टू द पावर 11, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कितना बन जाएगा, 10 टू द पावर -6 बन जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग डेल्टा एल को फाइनली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, है ना। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो यही क्या हो गया, इलोंगेशन इन द वायर आ गया। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वन एंड ऑफ अ नायलन रोप ऑफ लेंथ 4.5 मीटर एंड डायमीटर 6 mm is fixed to a tree limb. A monkey weighing 100 Newton jumps to catch the free end and stays there. Find the elongation of the rope and the corresponding change in the diameter. Young modulus of nylon is equal to 4.8 into 10 to the power 11 Newton per meter square and Poisson ratio of nylon is equal to 0.2. तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मंकी है जिसका वेट कितना है, 100 न्यूटन, है ना। वो जंप करके कैच कर रहा है फ्री एंड ऑफ द रोप, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीजें नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे को लेंथ दिया हुआ है कितना, 4.5 मीटर्स, है ना। इस रोप का लेंथ है 4.5 मीटर्स, और जो डायमीटर है ना, डायमीटर इज इक्वल टू 6 mm, जिसको ऐसा यूनिट में कितना लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स के बराबर। अब यहाँ पर आप देखिए कि मंकी जो है यहाँ पर जो है होल्ड करके स्टे कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मंकी वेइंग 100 न्यूटन जंप्स टू कैच द फ्री एंड, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, स्टेज देयर। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर टेंशन क्या कह सकते हैं, टेंशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द मंकी, है ना। तभी तो ये जो मंकी है ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन विल बी इक्वल टू 100 न्यूटन। क्लियर है ये बात। इसके अलावा देखिए हमारे को यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है और पॉइजन रेशियो भी दे रखा है। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं F अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल वाला। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, F की वैल्यू हमें पता है 100 न्यूटन है ना। एरिया हम लोग जानते हैं कितना भर देंगे, पाई इंटू ये दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर -3, तो पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यंग्स मॉडुलस हमारे को दे रखा है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 11, है ना। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन 4.5 मीटर्स के। ठीक है। तो बच्चों इसे कैलकुलेट करने के बाद जो है डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास आती है 3.32 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर्स। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक्चुअली यूज करने वाले हैं पॉइजन रेशियो, है ना। क्योंकि देखिए सवाल में हमसे एक्चुअली पूछा क्या गया था, सवाल में देखिए हमसे पूछा गया था कि जो चेंज इन द डायमीटर है ना, वो भी हमारे को बताना ना। हम लोगों ने इलोंगेशन ऑफ द रोप तो बता ही दिया, अब क्या बताना है, करस्पॉन्डिंग चेंज इन द डायमीटर। तो देखिए हमें पता है पॉइजन रेशियो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डायमीटर जो है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है ना। तो डेल्टा डी विल बी नेगेटिव, और बाहर जो नेगेटिव साइन है वो ओवरऑल क्या कर देगा, इसे पॉजिटिव बना देगा। तो अब एक बार वैल्यूज देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पॉइजन रेशियो हमारे को 0.2 दे रखा है, और डायमीटर 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। क्लियर है। तो इसका चलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पर भर देंगे। अब सिग्मा देखिए हमारे को दे रखा था 0.2 दे रखा था, है ना, नायलन के लिए। तो 0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा डी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर जो हमारे को डायमीटर दे रखा था वो 6 mm था, तो यहाँ पर 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स कर देंगे ना। ऐसा यूनिट में मैं सब कुछ रखना प्रेफर करता हूँ। डेल्टा एल हमारे पास आया है 3.32 इंटू 10 टू द पावर -5, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो ओरिजिनल लेंथ थी जो कि कितनी थी, 4.5 मीटर्स थी। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा डी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से डेल्टा डी की जो वैल्यू है वो एक्चुअली आ जाएगी -8.8 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। मतलब नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि डायमीटर जो है वो कम हो रहा है। क्लियर है। तो यही हो जाएगा बच्चों, है ना, हमारा सेकेंड पार्ट का जवाब। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2 blocks of masses 1 kilogram and 2 kilogram are connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in figure.
The breaking stress of the metal is 2 into 10 to the power 9 Newton per meter square. What should be the minimum radius of the wire used if it is not to break? Take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये देखिए यहाँ पर एक एटवुड मशीन बेसिकली यहाँ पर शो हो रखी है ना. ये 1 kg का ब्लॉक है और ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली चीज हम लोग ये निकाल सकते हैं कि टेंशन आखिर कितना बिल्डअप होगा, है ना. तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि एटवुड मशीन का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा. टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर. ठीक है, तो यहां से एक बार टेंशन निकाल लेते हैं. ट्वाइस ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 2 दैट इज 3 से, है ना. तो ये हो गया 2 टू 4 40 बाई 3 न्यूटन, है ना. तो टेंशन हमारे को समझ में आ गया कि 40 अपॉन 3 न्यूटन है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया है. यहाँ पर बोला गया है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो जब स्ट्रेस की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाती है तब जो है ये मेटल क्या हो जाता है, टूट जाता है ना. तो इस वजह से हमारे को क्या मेक श्योर करना होगा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द वायर यूज्ड. अगर ये नहीं टूटना चाहिए तो आपको मिनिमम कितना रेडियस रखना होगा. तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं. हम लोग कह सकते हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस है ना वो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना. तो टेंशन हमारे पास आया 40 अपॉन 3 न्यूटन और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो देखिए हमारे को डेटा क्या दे रखा है, हमारे को डेटा दे रखा है कि जो मिनिमम रेडियस है ना वो हमारे को निकालना है और ब्रेकिंग स्ट्रेस हमारे को दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना. तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है, तो चलिए यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग. आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 40 अपॉन 3 इंटू पाई, है ना. 40 अपॉन 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर. तो बच्चों इसे सॉल्व करके जो रेडियस की वैल्यू आती है वो आती है 4.6 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, है ना. तो यही क्या हो जाएगा, वो मिनिमम रेडियस हो जाएगा, है ना. देखिए सवाल में हमसे क्या पूछा गया था, सवाल में हमसे यही पूछा गया था कि मिनिमम रेडियस इसका कितना होना पड़ेगा अगर ये टूटे ना, है ना. तो आप ये देखिए कि अगर इससे ज्यादा कम रेडियस आप रखेंगे ना, इससे भी कम अगर आप रेडियस रखेंगे तो ऑब्वियस है कि टेंशन अपॉन एरिया, है ना, टेंशन अपॉन एरिया की वैल्यू क्या है, वो सिग्मा होती है ना. तो वो 2 इंटू 10 टू द पावर 9 को एक्सीड कर जाएगी और ऑब्वियस है कि ये टूट जाएगा ना. अगर आप चाहते हैं कि ये ना टूटे तो आपको मिनिमम, है ना, कितना यहाँ पर रेडियस रखना चाहिए, तो 4.6 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर रखना चाहिए, है ना. इससे ज्यादा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. अगला सवाल है, two wires of equal cross section but one made of steel and the other of copper are joined end to end. When the combination is kept under tension, the elongations in the two wires are found to be equal. Find the ratio of the lengths of the two wires. Young modulus of steel दे रखा है 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and that of copper is equal to 1.1 into 10 to the power 11 Newton per meter square. तो बच्चों इस सवाल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो वायर्स है ना, एक मान लीजिए स्टील की है और एक दी हुई है किसकी, दूसरी जो है वो हमारे को दे रखी है कॉपर की, है ना. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि दो वायर्स हैं स्टील की और कॉपर की और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना. लेट अस से कि मास m है जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पूरा का पूरा वायर है उसमें हर जगह पर टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा एंड टेंशन विल बी इक्वल टू लेट अस से mg के बराबर है. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज की ये सीरीज कॉम्बिनेशन है इस वजह से हर एक जगह टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना. यहां पर हम लोगों ने मास ऑफ द वायर को नेग्लेक्ट करा है. क्लियर है ये बात. तो अब देखिए बच्चों यहां पर क्या बोला गया है कि जो वायर्स हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सेम है. ठीक है, अब यहां पर देखिए ये भी बोला गया है कि क्या पाया गया कि इलोंगेशन ऑफ द टू वायर्स इट वाज फाउंड टू बी इक्वल, है ना. तो हमें ओरिजिनल लेंथ का रेशियो बताना है, मतलब कि LS और LC, है ना, मैं ये नाम दे देता हूं. तो हमें पता है कि F अपॉन AY ये किसके बराबर होता है, डेल्टा L अपॉन L के बराबर होता है. अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के लिए क्या क्या चीजें कॉमन है, F कॉमन है, A भी कॉमन है और डेल्टा L भी कॉमन है.
तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं y1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y2 अपॉन L2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, L1 अपॉन L2, जिसको मैं बोल देता हूँ LS अपॉन LC, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए L1 अपॉन L2 बराबर y1 अपॉन y2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ys अपॉन y cu के बराबर, ठीक है। तो हमारे को है ना स्टील का यंग मॉडुलस कितना दे रखा है, स्टील का यंग मॉडुलस दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कॉपर का यंग मॉडुलस हमारे को दे रखा था 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास LS अपॉन LC, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 अपॉन 11, है ना। तो यही क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया रेशियो, किसका रेशियो आ गया, इनके ओरिजिनल लेंथ का। क्लियर है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइनल प्रेशर दिया हुआ है 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमारे को दे रखा है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, हमारे को फॉर्मूला यूज करना चाहिए बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अपॉन के, और वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी के बराबर, है ना। तो देखिए हमसे पूछा गया है डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पर जो डेल्टा वी है ना, वो एक्चुअली हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग इस डेटा की मदद से देखिए डेल्टा वी कैसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा वी विल बी एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा पी, है ना, इंटू वी इंटू के बराबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो डेटा हमारे को दिया है ना, हमारे को इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया है, तो हम लोग यहाँ पर चेंज इन प्रेशर मतलब कि डेल्टा पी बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना। डेल्टा पी जो है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब कि 10 टू द पावर 6 माइनस 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, है ना। और इसी वैल्यू को हम लोग उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे। इसके अलावा बच्चों हमें वॉल्यूम भी पुट करना होगा ना, तो इनिशियल वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है और के की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, है ना। तो चलिए अब इसको पुट करके हम लोग जवाब निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो यहां से देखिए डेल्टा वी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स डेल्टा पी हो जाएगा 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1000 और सेंटीमीटर क्यूब को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर को लिख देते हैं 10 की पावर -2 मीटर, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब था। ऑलराइट, तो ये तो वॉल्यूम हो गया और इसको मल्टीप्लाई करना होगा के से, और के हमारे को दे रखा था एसआई यूनिट में 50 इंटू 10 टू द पावर -11 के बराबर, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, 50 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। तो यहां से देखिए डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -0.45 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो डेल्टा वी हमारे पास आ गया ना, चेंज इन वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम यहां पर कम हो रहा है, कितने अमाउंट से, 0.45 सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रोप 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर ब्रेक्स इफ द टेंशन इन इट एक्सीड्स 500 न्यूटन। The maximum tension that may be given to a similar rope of diameter 2 centimeter is। तो देखिए बच्चों, इस सवाल से हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जो रोप है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर सिमिलर रोप लिखा है, तो किसी मटेरियल के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो सेम होता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है हमारे को पहले डेटा के हिसाब से क्या मिल जाएगा, तो देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया, मतलब कि 500 न्यूटन अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, है ना। अब ये देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड केस के, है ना। तो इस केस में मान लीजिए टेंशन टी मैक्स में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, इस समय के एरिया से, जो कि कितना है, पाई इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास टी मैक्स है ना, टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जा रही है,
500 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 विच इज 4, मतलब ये आ जा रहा है 2000 न्यूटन के बराबर, है ना। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देख लेते हैं ना। सवाल है, अ वायर कैन सस्टेन द वेट ऑफ 20 किलोग्राम बिफोर ब्रेकिंग इफ द वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट कैन सस्टेन अ वेट ऑफ, और 4 ऑप्शन है 10 kg, 20 kg, 40 kg और 80 kg। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि किसी वायर के लिए ना जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली कांस्टेंट होता है। तो जब हम लोग उसे 2 इक्वल पार्ट में तोड़ रहे हैं, है ना, तो हम लोग यहाँ पर एरिया को तो सेम रख रहे हैं, है ना, एरिया तो सेम रह रहा है। तो अगर एरिया सेम है और हम लोग समझ पा रहे हैं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस भी सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि टेंशन अपॉन एरिया ही तो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि टेंशन दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा ना। जब इसे नहीं काटा गया था तब ये अगर 20 kg के वजन को बर्दाश्त कर पा रही थी, तो अगर तोड़ दिया जाए तो भी ये कितने केजी के वजन को बर्दाश्त कर पाएगी, 20 kg के वेट को, है ना। तो इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि ईच पार्ट कैन सस्टेन अ वेट ऑफ 20 किलोग्राम, ये हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली ये निकाल लिया कि ये जो वायर्स है ना, ये जो इक्वल पार्ट्स में कटे हैं, वो एक्चुअली मैक्सिमम कितना वेट सस्टेन कर सकते हैं ना। तो 20 kg के वेट को ये सस्टेन कर सकते हैं ना, ये मैक्सिमम निकाला है हम लोगों ने। ऑलराइट, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर 20 kg को सस्टेन कर पा रहे हैं तो 10 भी सस्टेन हो रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये लेक्चर है, पहला लेक्चर, वो खत्म होता है। और आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।